असलकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आ लिटिल ट्विंस का सेवन्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। भूल जाती हूँ मैं, आई एम सॉरी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और फिर स्टोरीज़ को देखा भी करें। तो चले हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट के एंड में हमने क्या देखा था कि हमारे वो शियान और लहन सैन ने तो अपनी शादी होने से रुकवाने के लिए अब हाथ ही मिला लिया था। हाँ, वो जो वैसे एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते और ना ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन्होंने हाथ मिला ही लिया था। बस ज़ुबानी कलामी हाथ मिलाया था, असल में कोई नहीं मिलाया ना, कि वो अपनी शादी तो नहीं होने देंगे। हाँ, अगर विंग और वांग जी का ज़्यादा ही मन तड़प रहा होगा तो चलो उनकी करवा देंगे, लेकिन अपनी शादी तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। और एक बात पे उनका इत्तेफाक ही हुआ था, और ये पहली थी और शायद आखिरी भी। और ये फिर फैसला हो गया था कि जो भी आप दूसरे के घर वालों के सामने आएगा वो खुद को इतना ज़्यादा गिरा लेगा, इतना बुरा बनेगा कि उसके होने वाले ससुराल वाले ना होने वाले बन जाएं, वो खुद ही उसको रिजेक्ट कर दे और विंग और वांग जी की शादी हो जाए और इन दोनों की शादी ना हो। और इसी पर अब अमल करने का टाइम आ चुका था। रात गुजर चुकी थी और वांग जी अब सुबह से बस इधर से उधर जैसे जले पैर के बिल्ले की तरह मंडलाए जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसका क्यूटी जो कि ठीक नहीं है, वो आज कॉलेज भी नहीं आएगा, तो फिर वांग जी कॉलेज कैसे जा सकता है, उसका तो दिल ही नहीं लगेगा। वो बस इधर से उधर घूमे जा रहा था और फिर लियान जैन ने उसकी तरफ देख के पूछा, क्या है, क्यों इधर से उधर छलांगे लगाए जा रहे हो? गगा, चले ना क्यूटी का पता करने चलते हैं, क्या पता वो ठीक हो गए हों। वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे, तुम्हें पता है ना, और देखा नहीं था क्या हालत थी उनकी। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ चले ना मेरे साथ। और अब उनकी मामा भी आ गई थी जो कि उनके लिए ब्रेकफास्ट ही लगा रही थी, और पापा जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी होके आ चुके थे। और लैन जैन ने वांग जी को इशारा किया था चुप रहने का, लेकिन वांग जी क्या जो किसी की बात सुन ले। वो आ गया था और उसने जाते ही मामा, पापा और दादू के सामने ऐलान किया था, मैं अपने क्यूटी से मिलने जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ? दादू तो एकदम बस शांत ही थे और मामा पापा ने तो जैसे हैरानी से उसकी तरफ देखा, कौन क्यूटी, किसकी बात कर रहे हो तुम? मामा, मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। और उसने मुझे मार्क भी कहा दिया है, वही क्यूटी है, वही मेरे टीचर जो कि गगा को पढ़ाने आते थे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। क्या क्या कह चाह रहे हो तुम अपने टीचर से शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? पापा ने एकदम गुस्से से उसे देखा था। पापा, मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ मैं उन्हीं से शादी करूँगा, और अब तो मैं किसी और से शादी कर भी नहीं सकता, उन्होंने तो मुझे मार्क भी खा दिया है। ये देखें, उसने फिर से उनको मार्क दिखाया था और अब तो बेचारे चुप ही हो गए थे। तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो गया है? अरे पापा, कोई दिमाग ख़राब नहीं हुआ, मामा मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। और एज से तो क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता ना। वैसे भी वो इतने ज़्यादा क्यूट हैं कि मेरे साथ तो मुझसे छोटे ही लगेंगे। और मैं देखे कितना हेल्दी हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ। आपको क्या अपने बेटे पे यकीन नहीं है? बेटे पे यकीन है, लेकिन बेटे की ओछी हरकतों और उसकी पसंद पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मामा ने मुँह ही बनाया था। और फिर वांगजी जो कि अपने गगा की बस घूरती हुई आंखों को नज़रअंदाज करके जाके मामा के गले लग गया था और उसने उनके कानों में बताया, मामा, उनका एक ट्विन भाई भी है जो कि आर्मी में है। आप समझ रही हो, ट्विन भाई आर्मी में? क्या? मामा की तो आंखें जैसे बड़ी बड़ी से और ज़्यादा बड़ी हो गई थी। सही कह रहे हो तुम? हाँ तो और क्या, मैंने बस यही सोचा कि चलो मेरे साथ साथ गगा का घर भी बस जाएगा, और आपका भी तो अरमान था ना कि आपको ट्विन दामाद चाहिए थे हमारे जैसे, जो अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो बस देखिए मैंने ढूंढ लिया। अब फिर ढूंढने में मैं क्या ही कर सकता था, वो बस उम्र छोटी बड़ी हो ही जाती है ना, कुछ नहीं होता इसमें। प्लीज़ मेरी बात माने ना। और मामा को अब क्या ही एतराज़ हो सकता था? हाँ, उम्र से क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता। वो विंग को देख चुकी थी, वो कितना ज़्यादा क्यूट था और वो वैसे भी उसे पसंद करती थी। हाँ, थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं होता। और वैसे भी उन्हें वांग जी ने तो पहले ही बता दिया था, और लैन सैन ने भी। वो ही थी जो बस भूल गई थी। और उनके हस्बैंड ने अब उनकी तरफ देखा। देखो,
कुछ नहीं देखना सुनना, बस ये सही कह रहा है, हम इसकी शादी वहाँ ही करेंगे। और हाँ, आप उनके घर वालों के बारे में पता करें, कौन है, क्या ख़ानदान है, कैसी फैमिली है उनकी, सब पता करें, हम बस शादी कर देंगे। मामा, आप क्या बोले जा रही हैं? मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। लैन-सैन को तो एकदम से जैसे अपना वजूद भी खतरे में महसूस हो रहा था, क्या ही होगा उस बेचारे का। नहीं, तुम्हारी शादी उसी से होगी और तुम्हें तो होश होना चाहिए पागल लड़के, जो तुम्हें इतने ज़्यादा बदतमीज़, इतने ज़्यादा ज़ुबान दराज़ होने के बावजूद भी एक आर्मी वाले मिल रहा है। और वैसे वो देखने में कैसा है? उन्होंने वांगी से पूछा। बहुत हैंडसम है मामा, बहुत हैंडसम है, जैसे आर्मी वाले होते हैं, एकदम टॉल डार्क हैंडसम। ए हेलो, वो टॉल डार्क हैंडसम नहीं बल्कि एकदम से मोटे और काले हैं। लैन जैन ने उसकी गलती को दुरुस्त किया था। ए खबरदार, मेरे साले की इंसल्ट की हो तो, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, सच में। बस गगा को तो आप जानती हैं ना, इन्हें अपनी खूबसूरती पे कुछ ज़्यादा ही गुरूर है। और ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी अल्फ़ा तो ऐसे ही होते हैं ना, एकदम स्ट्रॉन्ग से, जो कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, और वो ऐसे ही हैं। आप देखिएगा, कोई भी गगा की तरफ आँख उठा के देखेगा, वो तो उसकी आँखें नोच लेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो। उन्होंने तो इनफैक्ट मुझे भी एक दफ़ा मार दिया था, मैं तो उनका एक थप्पड़ खा के हिल गया था। वो अब शान की शान में घसीटे पड़े जा रहा था, और लैन सैन ने अपना सारी पीट लिया। हाँ, बस अब प्लान पे अमल करने का टाइम आ गया था। वांग जी को विंग के घर जाने की इजाज़त मिल गई थी, और लैन जैन ने भी जल्दी से अपना बैग फेंका, और वो भी रूम में जाके झटपट तैयार होके आ गया था। मैं भी साथ चलूँगा। आप क्यों चलेंगे मेरे साथ, ज़रा ये बताएं ना, मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे, मैं क्या अपने ब्रदर इन लॉ का हाल चाल मालूम करने नहीं जा सकता? और वैसे भी मुझे मेरे होने वाले हस्बैंड को देखना है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उसकी काली गुलोटी सी शक्ल को। लैन ने मुंह बना के बोला था, और वांग जी को जैसे कुछ कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। और फिर मामा ने कहा, बहुत फनी है ये, जो भी मुंह में आता है बस बोल ही देता है, चलो इसको भी साथ ले जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना ये अकेला कॉलेज जाके क्या ही करेगा। हाँ हाँ मामा बिल्कुल सही कह रही हैं, और हाँ, पापा को मना लीजिएगा, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। लैन जैन ने एकदम से जैसे ऐलान ही किया था, और अब वो वांग जी के साथ उसके पीछे बैग पे बैठ के जा ही रहा था उसकी होने वाली ससुराल, और अपनी ना होने वाली ससुराल में, जो कि उसके ख्याल में ना होने वाली थी। और वो बाइक पे अब जाए जा रहे थे, और वो सोच रहा था उसने जाके क्या ही करना है। हाँ, सबसे पहले तो उस खड़ूस बुड्ढे, उस दादू का दिमाग सेट करना है। उसकी नज़र में खुद को इतना ज़्यादा गिरा लेगा तो वो तो तौबा ही कर लेंगे उसको अपना दामाद बनाने से। हाँ, ऐसे ही करेगा वो, बिल्कुल। और वो अब घर पहुंच चुके थे। घर में विंग, जो कि आज कॉलेज नहीं जाने वाला था, इसीलिए वो तो अपने रूम में था, और वो शियान, जो कि अभी अभी मॉर्निंग वॉक करके आया था, वो एकदम से उनको देख के रुक गया था। और उनके मामा पापा, जो कि वैसे ही उनके मामा पापा की तरह ब्रेकफास्ट ही खा रहे थे, और दादू भी तो बैठे हुए थे साथ में ही। और दादू के आगे किसी की क्या ही मजाल थी कोई बोलता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, ठीक हो? मैं आ गया। हेलो, कैसे हो मेरे साले जी? उसने आगे बढ़ के वशियान को जैसे आगे खा लिया था, और वशियान उसे देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है, क्या खा रहे हो तुम सुबह सुबह? कुछ नहीं, मैं तो अपनी होने वाली वाइफ का हाल चाल मालूम करने आया था, कि पता नहीं वो कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं है। मेरे तो उनसे बात ही नहीं हुई, मेरी तो समझो दिन क्या रात ही नहीं हुई। अरे वाह वाह, क्या शायरी बोलता है ये लड़का। दादू तो एकदम से इम्प्रेस ही हो गए थे। हाँ दादू, और नहीं तो क्या, बस आपकी दुआओं का असर है। वो आगे बढ़ के बस दादू के भी गले लग गया था, और मम्मी पापा बस देख ही जा रहे थे। अरे देखो देखो वी, देखो ज़रा, ये तुम्हारा दामाद तो कितना ज़्यादा चुलबुला, कितना हंसी मजाक करता है, तुम्हारे बेटे को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। उन्होंने विंग के पापा को बोला था, और मामा पास उसकी तरफ देख रही थी। हाँ अच्छा तो है, लेकिन वो छोटा नहीं है। अरे छोटे बड़े से क्या होता है, और वैसे भी उसका भाई भी तो छोटा ही है ना तुम्हारे बेटे से। उन्होंने लैन सैन की तरफ देख के इशारा किया था, जो कि अभी तक दरवाजे में ही खड़ा था। अरे इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे, इधर आओ ज़रा, इधर आओ। तुम क्यों उधर खड़े हो? उन्होंने लैन को बुला लिया था, और उनकी बातों से तो यही पता चल रहा था कि वो भी मम्मी पापा से, यानी कि अपने बेटे और बहू से, उन दोनों की रिश्ते की बात कर ही चुके थे। और मम्मी पापा को क्या एतराज़ होगा, फैमिली अच्छी थी, दादू राज़ी थे, विंग वांगची को पसंद करता था। बस थोड़ा मसला था वशियान का, जो कि दादू ने इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद हाल कर ही लिया था।
और हाँ, क्या हो गया अगर एक दामाद छोटा है तो दूसरी बहू भी तो छोटी मिल रही है ना उन्हें। हाँ ठीक है, जैसा देंगे वैसे ही मिलेगा ना, अदले का पतला, ठीक हो गया। उन्हें कोई मसला नहीं था। और अब बस एक ही बात रह गई थी ना, रिश्ते की बात पक्की होने के लिए दोनों घरों के बीच में। लेन सहन आगे आ गया था और दादू ने उसको बुलाया, अरे इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गले लग जाओ, तुम्हें देखे तो मेरे दिल में ठंड पड़ती है। उन्होंने बस उसको हक करने के लिए आगे बुलाया था। फिर लेन सहन ने जानबूझ के जैसे गिरते की एक्टिंग की थी और वो एकदम जैसे दादू के ऊपर ही गिर गया था और उसका सार तो जाके सीधा दादू के सार से टकराया था। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, मैंने देखा नहीं। वो बस एकदम से उठ खड़ा हुआ था और वो शान उसकी तरफ देखे जा रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। हाँ उसे पता था ये सब एक प्लान का हिस्सा ही है। दादू जो कि आप अपना सार पकड़ के बैठे हुए थे और लैन जैन को फिर एकदम से बुरा ही लगा, ये उसने क्या ही कहा दिया। आप ठीक तो है ना, देखे मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मेरा तो पाँव ही फिसल गया था। तो वो आप बुरा बनने के चक्कर में शायद अच्छा ही बन जाने वाला था। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये बस तुम्हारे बाल तुम्हारी आंखों के आगे आगे होंगे ना, इन्हीं बालों की वजह से तो उस दिन तुम वो शान के नीचे गिर गए थे, चलो आज मेरे ऊपर गिर गए, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, सब ठीक है। दादू ने तो कुछ भी नहीं बोला था और लैन जैन को भी फिर दिल में बुरा ही फील हो रहा था। कैसे उसने बस अपना काम निकलवाने के लिए बेचारे बूढ़े दादू को हर्ट ही कर दिया था। मैं अब भी ठीक कर देता हूँ, मैं सही कर देता हूँ, मैं कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। उसने तो जैसे पीछे होके दादू का सारी दबाना शुरू कर दिया था। और मामा और पापा जो कि लहन सहन की इतनी ज़्यादा फर्मा बरदारी और ताबेदारी थे कि तो अब बस फिदा ही होने वाले थे। और वांगजी अपने भाई के काम देख रहा था। क्या गगा सच में वो शान गा से शादी करने के लिए रेडी हो गए? ये कैसे हो गया? और वो शान भी तो हैरान था, उसने बार बार आंख के इशारे से उसे पीछे हटने को बोला, लेकिन लहन सहन अब इतना भी बुरा नहीं था जितना वो उसे समझ रहा था। और फिर उसने उसे बुला ही लिया था और उसका हाथ पकड़ के वो कोने में ले गया था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दादू की नज़र में, मेरी फैमिली वालों की नज़र में बुरा बनना है, अच्छा नहीं बनना। अरे तो मैं बुरा बन ही तो रहा था, लेकिन मुझे लगा मैंने ज़ोर से ही अपना सार उनके साथ से टकरा दिया, ज़्यादा ही ज़ोर से टक्कर मार दी। कुछ नहीं होता, वो पत्थर है, उनको कुछ नहीं हो सकता। और अब तुम याद रखो तुम्हारा मकसद क्या है, नहीं तो फिर रेडी रहना मेरे जैसे हस्बैंड को झेलने के लिए। अरे साहब मैं क्यों करूँ? आप भी तो कर सकते हैं ना, आप भी अपने घर वालों के लिए कुछ करें ना, उनको मुझसे बचाएँ ना, उन्हें बताएँ मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ। अरे मैं बता बता के थक गया, नहीं मानते वो, तुम खुद ही करो, मैं मजबूर हूँ। मेरे दादू वो खड़ूस दादू वो मरने की बातें कर रहे थे, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, मैं क्या करूँ? मैं हो गया ब्लैकमेल। हाँ, ब्लैक तो आप हैं, ब्लैकमेल भी हो गए तो कोई बात नहीं। व्हाट? क्या बोला तुमने? वो शियान ने एकदम से जैसे उसके बालों से ही उसे पकड़ लिया था और अब वो गुस्से से उसकी आंखों में देखे जा रहा था। और फिर पता नहीं कितनी देर वो ऐसे देखे जा रहा था, ना लहन सहन हिला था ना ही वो शियान। और पीछे से फिर मामा ही थी जिसने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर वो शियान ने एकदम से जैसे लहन-सहन को छोड़ ही दिया था और लहन-सहन होश की दुनिया में वापस आया था। कुछ भी नहीं हो रहा मामा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तो बस आपकी होने वाली बहू को ये बता रहा था कि अपने बाल कटवा ले। अच्छा नहीं लगता रोज़-रोज़ गिरता पड़ता ही रहता है बेचारा। हाँ, हाँ, यही कह रहे थे, यही कह रहे थे। लहन-सहन ने एकदम से झूठ में साथ दिया था और अब वो जान बचा के भाग ही गया था और उससे खुद भी हैरत ही हो रही थी। वो क्यों ऐसे इतनी देर उसकी आंखों में देखता जा रहा था, और वो भी तो कैसे, बस जैसे उसकी आंखों में डूबे क्या था, हाथ धोती है वैसे। हाँ कुछ भी नहीं है। और वांगजी जो क्या विंग के रूम में जाना चाहता था, लेकिन दादू ने उसे रोक दिया, रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते, तुम जानते हो ना वो हीट में है और शादी के बिना मैं तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दूंगा। दादू आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, आप जानते नहीं है क्या कल क्या हुआ था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी चलो उशियान जाओ इसके साथ, इससे पास विंग को दिखा लाओ और कुछ भी नहीं, ये उसके पास नहीं बैठेगा, बात नहीं करेगा। ये क्या बात हुई, आपने मेरे गगा को और विशान का को तो एक दूसरे के साथ मिलने दिया, वो देखिए कितनी देर उधर कोने में जाके ना जाने क्या ही करते रहे होंगे, और मेरी दफ़ा आपको अपने असूल याद आ रहे हैं, वांग जी ने बोला था। और अब दादू एकदम से गुस्सा ही हो गए और ना वांग जी को डर लगा, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? हाँ ज़्यादा ही बोल दिया, वो मेरा बेटा है, मेरा पोता है और वो उसकी होने वाली वाइफ। ठीक है समझ गए तुम, तो मैं कौन हूँ फिर? हाँ तुम हमारे होने वाले दामाद हो और हम दामादों को ज़रा
सर पे कामी चढ़ाते हैं। समझ गए तुम? जाओ अब मुशियान के साथ जाओ। वांग जी की बेचारे की बेइज्जती हो चुकी थी और लहन ज़ैना मुंह नीचे कार के पास खी खा रहा था। वो आप अपनी होने वाली सासू माँ के पास बैठा था और वो उसे नाश्ता ही करवाई जा रही थी अपने हाथ से। पापा जो के पास चुपचाप सब देखे जा रहे थे। उन्हें अभी फ़िलहाल कोई एतराज़ नहीं था जब तक वो इनके माँ-बाप से नहीं मिल रहे थे और अपने पापा के सामने बोलने की तो उनकी औकात थी ना ही ज़रूरत थी। लैन-सैन को उसकी सासू माँ ने अच्छा खासा खिला-पिला दिया था और वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बिल्कुल मेरी मामा जैसा प्यार करती हैं वो। और फिर उसे याद आया, हाँ, उसे अच्छा नहीं बनना, उसे तो बुरा बनना है। हाँ, वो बुरा बनेगा। उसने एकदम से जैसे अपने मुँह में ज़्यादा सारा खाना ठूँस लिया था और फिर खाँसी करने के बहाने जैसे पूरा का पूरा खाना बाहर ही थूक दिया था अपनी सासू माँ के कपड़ों के ऊपर। और वो उसकी तरफ देख रही थी। ये क्या हुआ? मामा आमीन आंटी। उसके मुँह से न जाने क्यों ही मामा निकल गया था और मामा सुनने पर तो मामा तो अपना गुस्सा ही भूल गई थी। हाँ, मेरे बच्चे क्या हो गया? वो बस मेरे गले में खाना फँस गया था। मुझे लगता है मैं शायद कुछ खा गया ऐसा-वैसा। आई एम सॉरी, मैं अभी साफ़ कर देता हूँ। वो आंटी का इतना प्यार देख के तो खुद ही शर्मिंदा हो गया था और वो उन्हें साथ लेके वॉशरूम में चला गया था और वो खुद ही तो अब बस टिश्यू से उनका ड्रेस साफ़ किए जा रहा था। और मामा जो कि गुस्सा होने वाली थी, जिनको गुस्सा होना भी चाहिए था, वो तो अब इस लड़के की प्यारी-प्यारी हरकतों पे फ़िदा ही हुई जा रही थी। हाय! ये कितना अच्छा है, प्यारा तो है लेकिन दिल का भी कितना अच्छा है और मासूम है। हाँ, छोटा जो है कोई मसला नहीं, मेरे वशियान के साथ रहेगा, समझदार हो जाएगा। या फिर मेरा खड़ूस बेटा ही शायद इसकी तरह थोड़ा अच्छा-अच्छा बन जाए, थोड़ा मीठा-मीठा ही बोलने लगे। वो तो लहन-सहन से इम्प्रेस हो रही थी और बेचारा लहन-सहन क्या ही जाने, वो यहाँ पे क्या ही करने आया था? खुद से इनको बदगुमान करने, लेकिन यहाँ तो सब अच्छा-अच्छा ही चल रहा था। वो शियान और विंग और वांगजी जो कि अब रूम में थे और फिर वांगजी ने बस दूर-दूर से फ्लाइंग किसेस दे के बस विंग का हाल-चाल ही पूछा था और वो शियान बस उसकी हरकतें देखे जा रहा था, ठरकी कहीं का, फ्लर्टी ना हो तो। शर्म भी नहीं आ रही इसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अरे आप इतने गुस्से से क्यों देखे जा रहे हैं मेरी तरफ? मेरे प्यारे साले जी, आप चाहें ना अपने वाले के साथ जाके जो कुछ करना है करें, हमें यहाँ पे छोड़ दें। बेगैरत इंसान, कितने ज़्यादा बेशर्म हो, तुम्हारी तो आँखों की शर्म ही मार गई है। आँखों में कौन-सी शर्म होती है? कोई शर्म नहीं होती, मेरी आँखों में तो नहीं है। ज़रा देख के बताएँ। वो अब अपनी आँखें उसे दिखा रहा था और वहीं जो कि बेड पे लेटा बस अब उन दोनों की बातों पे हँसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, तो बेशर्म ही हो तुम। कैसे मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे अपने भाई के पास भेज रहे हो? भला तुम जैसा बेगैरत बंदा मैंने ज़िंदगी में देखा होगा? मुझे तो नहीं लगता देखा हो। हाँ, तो नहीं देखा ना, तो अब देख लें, आपकी देखने की कमी पूरी हो जाएगी और वैसे भी कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ तो पहली दफ़ा देखनी होती है। और आपको तो मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आपको इतनी ज़्यादा बेगैरती अपने प्यारे होने वाले ब्रदर इन लॉ में देखने को मिल रही है। वांग जी जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल रहा था और होशियार ने अब उसे घूर के देखा। अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हारा लिहाज़ नहीं करूँगा। ब्रदर इन लॉ तुम बनो ना बनो लेकिन मेरे हाथ से तुम मुर्गे ज़रूर बन जाओगे। हाँ, तो बना ले, वैसे मैं वो मुर्गा हूँ जो अंडा भी दे दूँगा। बकवास बंद करो बेशर्म आदमी। तो शियान ने तो जैसे उसको पकड़ लिया था, चलो अब तुम्हारे घर जाने का टाइम हो गया है। बस बहुत हो गया लैला मजनू का मिलाप, अब चलो यहाँ से। भैया रुकिए ना, चुप करो तुम छोटे, आराम करो तुम। बीमार हो लेकिन ठर्क-पान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तुम्हारा। जा रहा है अब ये, बाय बोलो इसे। बाय चुन्नू, बाय क्यूटी। उन्होंने बस दूर-दूर से एक-दूसरे को फ्लाइंग किसेस दिए थे और वो शियान बस उनकी बेशर्मियाँ ही देखे जा रहा था। वो उसे पकड़ के नीचे ले आया और फिर उसने लैन-सैन को भी जैसे पकड़ ही लिया था। चलो अपना भाई पकड़ो, जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। अरे कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो तुम। मामा ने उशियान को डाँटा, क्या बदतमीज़ी की है? ये वहाँ पे मेरे सामने खड़ा होके मेरे भाई के साथ अजीब-अजीब गंदी-गंदी बातें किए जा रहा था और आप मुझे कह रही हैं। हाँ, तो क्या हो गया? अब बच्चा है, मासूम है, उसे क्या ही पता होगा। बच्चा नहीं 18 का है। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, 18 साल की उम्र होती है और तुम्हारा भाई वो तो 28 साल का भी हो के कैसी बच्चों जैसी हरकतें और बातें कर रहा है आजकल। वो सब इसी के असर की वजह से है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, खुश रहना चाहिए। और ये मेरा दामाद है, इसको खबरदार जो तुमने कुछ बोला हो। मामा को वांजी से हमदर्दी हो रही थी और लैन-सैन से भी, और उन्होंने उनको रोक ही लिया था। रुक जाओ ना बेटा, दोपहर का खाना खा के जाना।
नो आंटी, हम चलते हैं, वैसे भी आज कॉलेज से छुट्टी हो गई है। एक्चुअली पापा की तबीयत सही नहीं थी तो हमने कहा चलो उनके साथ ही रहते हैं। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ऐसे घर में और मैं क्यूटी का पता करने ना हूँ, इसलिए मैं आ गया। और गगा को भी जाके पढ़ाई करनी है, आपको पता है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये। चाहे बीमार हों चाहे मर रहे हों लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते। और ये तो हर दफ़ा क्लास में टॉप करते हैं, देखिएगा इस दफ़ा भी करेंगे, आपके ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। और देखिएगा आपके जो भी पोते पोतियाँ होंगे बहुत ज़्यादा लायक फ़ायक होंगे और स्ट्रॉन्ग भी। मेरे गगा बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टडीज़ में। और वो शियान का तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। बस आप दुआ दीजिए हमें, अब हम चलते हैं। वांग जी ने कैसे अपने साथ साथ लहन की भी बात जैसे फिट ही कर दी थी और उसकी तारीफ भी कर दी थी। और मामा देख रही थी लहन सहन कितना ज़्यादा अच्छा है। और बेचारा लहन सहन जो कि अब नाकाम हो के अपने घर जा रहा था। जितना वो आते आते खुश था उतना ही जाते जाते उसका मुंह बना हुआ था। उसने क्या सोचा था, वो तो सबकी नज़रों में गिरने वाला था, लेकिन वो तो सब उसके आगे पीछे चाह रहे थे। अब क्या करेगा वो। और अब वो शान तो उसे छोड़ने वाला है नहीं। घर पहुंचकर उसने फिर से उसे कॉल की थी। आई एम सॉरी, वो मैं बुरा बनते बनते अच्छा बन गया, बस रहने दो। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ प्लीज़ आप करें ना। हाँ करता हूँ कुछ मैं। हाँ मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। क्या करूँ फिर, दिल तो मेरा नहीं है लेकिन मैं आ ही जाऊँगा, लेकिन कैसे आएंगे आप। हाँ वो तुम मुझ पे छोड़ दो, आ जाऊँगा मैं बस। और फिर वो शान ने ज़्यादा देर नहीं लगाई थी, वो उसी दिन आफ्टरनून में अपनी फौज वाली वर्दी पहन के अपनी बड़ी सी गन लेके, हाँ असल वाली गन, डिंग डोंग वाली नहीं, गन लेके आप जा रहा था अपनी ना होने वाली ससुराल में। और उसने एकदम से जैसे दरवाजे को लात मारी थी और वो घर के अंदर ही दाखिल हो गया। और वांग जी और लहनजैन की मामा जो कि बैठ के टीवी देख रही थी वो तो एकदम से डर गई थी। और उसने जाके सीधा उनके सर पे बंदूक रखी थी। हैंड्स अप, जो भी है निकाल दें। अरे क्या निकालो, मैं कौन हूँ, तुम क्या कर रहे हो तुम। अरे आंटी आपको देख के पता नहीं चल रहा मैं कौन हूँ। मैं मेजर वी वशियान हूँ। और मैं यहाँ पे आप लोगों के घर आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला आप लोगों ने घर में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट और बहुत ज़्यादा इलीगल वेपन्स छुपाए हुए हैं। हाँ तो तुम क्या पुलिस हो। पुलिस नहीं हूँ मैं फ़ौजी हूँ। और फ़ौज का क्या ही काम होता है, अपने मुल्क के लोगों को प्रोटेक्ट करना। और वो जो भी टेररिस्ट हैं वो बॉर्डर पार से आए हैं और वो आपके घर में रह रहे हैं, मुझे पता चला है। कोई टेररिस्ट नहीं है हमारे घर में, सच में, तुम चाहो तो तलाशी ले लो। आंटी जो कि अब वो शान को देख ही चुकी थी और वो विंग को तो पहले देख चुकी थी। वो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका होने वाला सन इन लॉ है। और फिर उन्होंने एकदम से क्या ही देखा था, वो शान जो कि वांगजी और लैन को अब पकड़ के लेके आ रहा था। उसने उन दोनों को शर्ट से पकड़ा हुआ था, ये है वो दो टेररिस्ट। अरे ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो मेरे बेटे हैं। क्या बेटे हैं, ये टेररिस्ट है, मुझे पता है। और देखें ये आपका एक बेटा तो कितना ज़्यादा खड़ूस लग रहा है, ये ज़रूर लोगों को मारता होगा। और दूसरा बेटा अपनी मासूम सी शक्ल का फ़ायदा उठा के लोगों के साथ बस छल करता होगा, उनको लूटता होगा। और ये टेररिस्ट हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो सुसाइड अटैक करते हैं अपनी मासूम शक्ल का फ़ायदा उठा के। मैं बस इनको लेके जा रहा हूँ और इनका मैं देखा क्या हाल करता हूँ, चलो यहाँ से। अरे रुक जाओ बेटा, क्या कर रहे हो तुम। नहीं मैं इनको लेके जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी आप पे यकीन नहीं है, ये टेररिस्ट हैं। अरे वो शियानगा क्या कर रहे हो, मैं वांगजी और ये लैन सैन है। हाँ हो गए, मैं क्या करूँ, चलो यहाँ से। अरे क्या ही कर रहे हो आप मुझे नहीं पहचानते क्या। नहीं मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं हो तुम। मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। मेरे दामाद कैसे हो सकते हो, मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। हाँ तो क्या, भाई का हस्बैंड क्या होता है, दामाद नहीं होता, वो बहनोई होता है पागल। कितनी दफ़ा मैं बताऊँ तुम्हें। देखा मामा इन्होंने मान लिया, ये बस ऐसे ही खा रहे हैं। ये कोई भी हमें अरेस्ट करने नहीं आए, ये तो बस ऐसे ही प्रैंक कर रहे थे, है ना, प्रैंक कर रहे थे ना आप। वांग जी ने एकदम जैसे होशियार को गुदगुदी की और होशियार की हंसी निकल गई थी। और आंटी आप उसकी तरफ देख रही थी, ये क्या तरीका होता है बेटा। और अब वो शान की तो बेचारे की पोल ही खुल गई थी। वो तो इनको अरेस्ट करने के बहाने लेके जाने वाला था और आंटी की नज़र में थोड़ा बुरा ही पड़ने वाला था, जो कि उनके मासूम से बच्चों को उठा के ले गया। और अब यहाँ पे कुछ और ही होने वाला था।
अरे मामा आपको पता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जॉली हैं, बस ये ऐसे ऊपर से रफ-टफ बनते हैं। और मैंने आपको बताया था ना ये फ़ौजी हैं, ये मेजर हैं, ये वही हैं क्यूटी के भाई आर्मी वाले। और आपने देखा ये कितने ज़्यादा ड्यूटीफुल हैं, अपनी ड्यूटी हर वक़्त करते रहते हैं। घर हो या फिर आर्मी का कैंप हो या फिर अपना ऑफ़िस हो, हर जगह बस ये फ़ौजी बन के रहते हैं। और देखिए यूनिफ़ॉर्म तो कितना सज रहा है इनके ऊपर। वांग जी अब वो शान के कसीदे पढ़ के अपनी माँ को इम्प्रेस ही किए जा रहा था और लैन ने कहा, मामा देखें ये कितना ज़्यादा खड़ूस बंदा, देखें कैसे हमारे घर में आ गया। और इसने क्या बोला, ये हमें जानता ही नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको अपने घर से निकाल दें। और इससे पूछे यहाँ पे क्या ही करने आया था, क्या करने आए थे आप यहाँ पे, बताएं। और हमें टेररिस्ट क्यों बोला आपने, बोले अगर शादी नहीं करवानी थी तो ऐसे ही बोल देते ना, इस तरह हमें तंग करके यहाँ बुरा बनने के लिए क्या ही आपको मिल जाना था, बताएं मुझे बताएं। लैन पूछ रहा था और अब उसे यकीन था वो शियान तो कुछ बोलेगा ही। लेकिन वो शियान के बोलने से पहले वांगजी बोल पड़ा, अरे मैंने बताया ना, वो बस मजाक कर रहे थे, वो बस अपनी होने वाली सासू माँ को अपने वाले अंदाज में हेलो हाय बोलने आए हैं। है ना वो शियान का, यही बात है ना, अच्छी बात है ना, आप यही मिलने आ जाएंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आपने ऐसा कर किया। चलें कोई बात नहीं है, सब ठीक है, आए आप बैठे। वो शियान अब चुप होके बैठ ही चुका था और वांगजी जो कि एक अच्छा साला बन के अब उसकी खातिरदारियां किए जा रहा था। और मामा जो कि उसको देख देख के खुश हो रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा, तुम फौज की वर्दी तो तुम पे बहुत ज़्यादा चढ़ती है। तुम जानते हो ये जो मेरे पापा है ना, वो भी आर्मी में थे, उनके पापा भी आर्मी में थे। और मेरे दो अंकल वो भी आर्मी में थे, वो भी ऐसे ही थे बिल्कुल तुम्हारी तरह, बस ऊपर से रफ टफ और अंदर से बिल्कुल नर्म मिजाज थे। मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई और मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे मिलने का ये तरीका अपनाया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तुम भी बिल्कुल वांगजी की तरह हो, वांगजी भी ऐसा ही है, बस शरारतें करता ही रहता है। बहुत अच्छे हो तुम। और बताओ मम्मी पापा घर में कैसे हैं, ठीक है साहब। आंटी जो कि प्यार से पूछी जा रही थी और आप, वो शियान को भी अच्छा नहीं लग रहा था उनके साथ बुरा बन के रहना। हाँ जी आंटी साहब ठीक हैं। और मेरा वो दूसरा बेटा कैसा है, उन्होंने विंग के बारे में पूछा। जी वो भी ठीक है, सब ठीक है। लैन सैन साहब देख रहा था, वो सब टेबल पे ही बैठे हुए थे। और फिर उसने एकदम जैसे उसके पाँव पे पाँव मारा उसे रोकने के लिए, लेकिन वो बेचारा जल्दी में उसके पाँव पे पाँव मारने के बजाय अपने मामा के पाँव पे मार गया था। और मामा जो एकदम दर्द से चिल्ला उठी, अरे मेरा पाँव क्या हो गया इससे। वो एकदम जैसे ज़ोर ज़ोर से रोना ही शुरू हो गई। और लैन सैन डार गया, ओ नो ये मैंने क्या कहा दिया, मामा आप ठीक तो है ना। हाँ ठीक ही थी, अगर किसी ने मुझे मारा ना होता। तो वो जैसे रो रही थी, मामा मैंने आपको नहीं मारा, मुझे नहीं पता क्या हो गया, मैं तो इसको मारना चाहता था। और उसके मुंह से निकल गया और वो शान उसकी तरफ देख रहा था। आंटी लाए मुझे अपना पाँव दिखाएं, मैं ठीक कर देता हूँ। वांग जी जो कि सही करना जानता था, लेकिन वो साइड पे खड़ा रहा। वो भी चाहता था कि इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा रिलेशन बन ही जाए और वो शियान मामा की नज़र में और अच्छा हो जाए, इसलिए वो साइड पे था। और वो शियान जो कि मामा का पाँव देख रहा था, कुछ नहीं आंटी पास आपका पाँव थोड़ा मुड़ गया, मैं भी ठीक कर देता हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हो आप, बिल्कुल नहीं रोना आपने, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने एकदम बस मामा का पाँव पकड़ के उससे जैसे मोड़ ही दिया था और मामा ने एक चीख मारी थी और वांगजी ने मामा को अपने गले से लगा लिया था। और थोड़ी देर के बाद उनका पाँव ठीक हो गया था। अरे आंटी देखिए हो भी क्या, आप कैसे बच्चों की तरह रोए जा रही हैं। अरे हाँ ये तो सच में हो गया, दर्द तो हो ही नहीं रहा। थैंक यू बेटा, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम सच में केयरिंग हो, लविंग हो, स्वीट हो। और ये लैन जैन तो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या ही बोलता रहता है। हाँ मुझे पता है ये मोटा काला बोलता है, लेकिन क्या मैं लगता हूँ ऐसा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बस ऐसे ही बकवास करता रहता है। और तुम तो एकदम हीरे और बंदर क्या ही जाने, अदरक का स्वाद। वो शान और वांजी को हंसी आ रही थी और लैन सैन ने जैसे मुंह ही छुपा लिया। हाँ जब अपने घर वाले ऐसे बेइज्जती करेंगे तो किसी और से क्या ही शिकायत करनी। मैं जा रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहे हो, जा रहा हूँ मैं। अच्छा दफ़ा हो जाओ।